शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के विषय में है। अब सबसे पहले इसमें केस का नाम जान लीजिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। और आज जो हम ऑर्डर एनालाइज करेंगे ये 27/8/2020 का है। अब ये जो केस है ये 7 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया है, क्योंकि 2005 में एक जजमेंट आया था ईवी चेन्नैया, जिसको कि प्रेजेंट केस में देखा गया, और इस केस में भी 5 जजेस की बेंच थी। तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट केस में जो बेंच है वो इस जजमेंट के खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती। अब इस पूरे केस में मेन मुद्दा ये है कि क्या शेड्यूल कास्ट में भी कैटेगराइजेशन करके वेरियस सब कास्ट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन क्यों उठा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से बताया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है और अभी भी वो एज अनइक्वल्स ही ट्रीट होते हैं सोसाइटी में। तो क्या ऐसी कास्ट्स या क्लासेस की ये डेस्टिनी है कि वो हमेशा के लिए बैकवर्ड रहें? अब पहले हम समझते हैं कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज क्या होता है। यहाँ पर जो वेरियस स्टेट्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि शेड्यूल कास्ट में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड हैं डिस्पाइट रिजर्वेशन। अब इसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं और कई सारे राज्यों ने अपने अपने राज्य में इसके लिए प्रोविजंस बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार ने महादलित कमीशन की स्थापना की थी 2007 में, जिसमें उन शेड्यूल कास्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं। अब जब बिहार में महादलित की बात करते हैं हम, तो हमारे सामने एक नाम जरूर आता है, जीतन राम मांझी का। आपको याद होगा ये जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से बिलोंग करते थे और इनको कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, बट चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये डिफेक्ट कर गए थे और अपनी नई पार्टी बना ली थी। अब जीतन राम मांझी एक फाइन एग्जाम्पल है उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। ये मुसहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इनको मुसहर के अलावा नट नाम से भी जाना जाता है। नट लोगों को आपने देखा होगा कि रस्सी पे बैलेंसिंग एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करते हैं, और जो लोग इनमें से अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उन लोगों की आज भी डाइट खेत में मिलने वाले रैट्स पे डिपेंडेंट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज कितनी ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। अब देखिए, आर्टिकल 341 के हिसाब से सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की एक लिस्ट बनाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस एससीज एंड एसटीज के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तो दिए गए हैं, बट कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होंगे कौन। तो ये जो शेड्यूल है ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब दिक्कत एक बात की और है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपनी लिस्ट में किन्हीं ग्रुप्स को ऐड कर लिया। अब वो ग्रुप्स कुछ स्टेट में तो बैकवर्ड हैं, बट कुछ स्टेट में वो लोग काफी संपन्न हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूपी में पटेल्स की बात करें या फिर एज अ ग्रुप जिनको हम कुर्मी कहते हैं, वो लोग यहाँ पे तो बैकवर्ड हैं, बट गुजरात में ऐसा नहीं है। सेम चीज जाट्स के साथ भी है। हरियाणा के जो जाट्स हैं उनका काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जबकि यूपी में जो जाट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है इन वेरियस पॉलिटिकल एंड एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स। और इसी की वजह से डिबेट ये भी है कि स्टेट्स को क्यों ना पावर दी जाए अपनी खुद की लिस्ट बनाने की, क्योंकि प्रेसिडेंशियल लिस्ट पूरे देश पे लागू होती है और उससे एक्चुअल सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस का पता नहीं चल पाता। बात करें 2005 वाले जजमेंट की, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कास्ट्स एज शेड्यूल कास्ट, और स्टेट्स इसमें कोई भी दखल नहीं कर सकते। अब ये केस आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का कहना था कि एजुकेशन के केस में जो रिजर्वेशन है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है, लेकिन कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिगार्डिंग टू एससीज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस कि जितने भी शेड्यूल कास्ट्स हैं उनको कलेक्टिवली रिजर्वेशन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है ये एजुकेशन, इकोनॉमिक या किसी और फैक्टर पे नहीं बेस्ड है, बल्कि सिर्फ अनटचेबिलिटी के फैक्टर पे बेस्ड है। आगे कोर्ट ने ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट्स हैं ये होमोजीनियस क्लास हैं, यानी कि इसमें जितने भी लोग हैं उनको सेम कैटेगरी मानना चाहिए और इसलिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कोई भी सब डिवीजन नहीं हो सकता।
अब इस 2005 वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इंदिरा स्वाइनी वाला केस भी था। इस पे कोर्ट ने कहा कि इंदिरा स्वाइनी वाले केस में जो भी प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं रिगार्डिंग टू सब क्लासिफिकेशन वो सिर्फ ओबीसीज पे लागू होंगे और एससीज एसटीज पे नहीं लागू होंगे। आगे कोर्ट ने कहा था कि ऐसे इंटरफेरेंस से बचाने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट बनाने की पावर नहीं दी गई है। अब सवाल बनता है कि सब कैटेगराइजेशन क्यों होना चाहिए। यहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि अनटचेबिलिटी सभी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ होती थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक, एजुकेशनल और अदर फैक्टर्स। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या रिजर्वेशन के बेनिफिट्स वीकेस्ट ऑफ द वीक तक पहुंच गए हैं। अब इस पूरे टॉपिक में एक और चीज आ जाती है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर रिजर्व्ड कैटेगरी में उस क्लास ऑफ सिटीजन्स को कहते हैं जो कि इंडिविजुअली इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस से ऊपर उठ चुके हैं और ऐसे लोगों को मान लिया जाता है कि इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अब ये किसी ग्रुप पे नहीं अप्लाई होता बल्कि इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। अब हाल ही में 2018 में एक जजमेंट आया था जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें यह कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये ओबीसीज पे तो लागू होता ही है बट ये शेड्यूल कास्ट्स पे भी लागू होगा इन रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और ये पहली बार था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को शेड्यूल कास्ट्स पे अप्लाई किया। इस जजमेंट के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन डाली है जो कि अभी भी पेंडिंग है। अब संविधान में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उसके पीछे सफिशिएंट और वैलिड रीजंस होने चाहिए। और इसी पे जो राज्य हैं उन्होंने ये कहा है कि यदि क्लासिफिकेशन किया जाता है फॉर अ सर्टेन रीजन तो वो राइट टू इक्वालिटी को नहीं वायलेट करेगा। और कैटेगराइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि शेड्यूल कास्ट्स में जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिल सके इन गवर्नमेंट सर्विस। अब सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ कौन से आर्गुमेंट्स हैं इनको भी देख लेते हैं। अब क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं इसलिए इनके ऊपर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता और जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अनटचेबिलिटी की वजह से दिया जाता है। अब इसके लिए 1976 का स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का केस साइट किया जाता है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट्स आर नॉट कास्ट्स बट दे आर क्लास, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें वेरियस जातियां नहीं हैं बल्कि शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक क्लास है। यहाँ पे पिटिशनर ने एक और आर्गुमेंट दिया कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये अगर स्टेट्स को मिल जाएगा तो वो इसमें वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जबकि जो प्रेसिडेंट की शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब देखिए यहाँ पर पिटिशनर ने एक और बात कही कि प्रेजेंट केस में कोर्ट 2018 के जर्नैल सिंह वाले मामले पे ज्यादा फोकस कर रही है जबकि उस केस में रिव्यू पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो साथ में इक्वालिटी की तरफ बढ़ें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अगर सिर्फ कुछ कास्ट के लोग ही गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इस केस में कोर्ट ने चेंजिंग सोशल रियलिटीज को भी मद्देनजर रखा था। अब ये काफी बड़ा पॉइंट है क्योंकि रिजर्वेशन के केसेस में हमको ये देखना होगा कि इंडिपेंडेंस के समय पर किसी कास्ट की जो परिस्थिति थी क्या आज भी उस कास्ट में वही परिस्थिति है। अब हम देखते हैं कि इस ऑर्डर को देते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने हमेशा के लिए रिजर्वेशन नहीं बनाया था। एक तरफ तो उन लोगों को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है जो कि बैकवर्डनेस से ऊपर उठ चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाता है तो राइट टू इक्वालिटी डिफीट हो जाएगी, क्योंकि तब हम लोग अनइक्वल लोगों को इक्वल की तरह ट्रीट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ये 342 होगा और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 342A है ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। अब 342A में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन से होंगे इनके बारे में दिया गया है, और इसी में
प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 342A को हम इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमें इस प्रोविजन को आर्टिकल 341 और 342 के साथ भी पढ़ना होगा, क्योंकि आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 342 के क्लॉज 2 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी क्लास को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दे सेंट्रल लिस्ट से, जो कि सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की है। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर ऑफ वेरिएशन सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज की जा सकती है। मतलब ये नहीं होगा कि कभी भी आपने चाहा तो किसी को आपने इंक्लूड कर लिया बाय लॉ और जब आपने चाहा तो उसको एक्सक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए क्लास है, अब इस ग्रुप को पार्लियामेंट ने बाय लॉ सेंट्रल लिस्ट में ऐड कर दिया सन 2010 में। फिर 2014 में सरकार बदल गई और इन्होंने ए क्लास ऑफ सिटीजन्स को सेंट्रल लिस्ट से हटा दिया। तो मान लीजिए फिर से सरकार बदलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि ए क्लास ऑफ सिटीजन्स को फिर से ले आया जाएगा। पावर ऑफ वेरिएशन में आप एक बार इंक्लूड कर सकते हैं किसी क्लास को और एक बार एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब अगर ये चीज ना लगाई गई होती तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस स्तर पे हो रही होती। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 342A को पढ़ के ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिटरमाइन करने के लिए कोई डिफरेंट क्राइटेरिया यूज नहीं हो सकता। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि इस विषय पे एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट की जरूरत है। मतलब 7 जजेस की बेंच डिसाइड कर दे या फिर 9 जजेस की बेंच डिसाइड कर दे, तो एक बार में ये मामला कुछ समय के लिए सेटल हो जाएगा। अब देखिए, जब भी कोर्ट रेफरेंस देती है तो वो एक सवाल फ्रेम करती है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये है कि क्या सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है ओनली विद रिस्पेक्ट टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कवर्ड अंडर आर्टिकल 342A रेड विद आर्टिकल 366 2C। मतलब प्रेसिडेंशियल लिस्ट में क्या सब क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल है। अब आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 366 में डेफिनेशंस दी गई हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बेयर एक्ट्स में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी रहती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आर्टिकल 366 में डेफिनेशंस दी गई हैं। इसके बाद लार्जर बेंच को एक और चीज डिसाइड करनी होगी कि क्या ऐसा सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341 और 342 के तहत भी हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल 341 को कोर्ट ने एड्रेस करते हुए कहा कि यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि एक लोगों का रिजर्वेशन काट के दूसरे लोगों को दे दिया जाए, बल्कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात चल रही है। मतलब अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए 30% रिजर्वेशन दिया गया है किसी इंस्टीट्यूट की सीट्स में, तो इसमें से जो 5% सीट्स होंगी उस पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि आती तो हैं शेड्यूल कास्ट में ही, बट उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे कोर्ट ने कहा कि कास्ट इज नथिंग बट अ क्लास, और जहां पर क्लास होता है वहां पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, क्योंकि रिजर्वेशन का मेन मकसद है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के पास पहुंचना। अब इसके ऊपर जो इशू फ्रेम किया गया उसमें कोर्ट ने पूछा कि क्या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का इस्तेमाल करते हुए यदि रिजर्वेशन का बेनिफिट बिल्कुल लोअर स्ट्राटा तक पहुंचाया जाता है बाय वे ऑफ सब क्लासिफिकेशन, तो क्या ऐसी पॉलिसी वॉयलेटिव होगी आर्टिकल 14 और 16 के। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब बाय रीजन दो क्लासेस को डिफरेंशिएट करना, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन एब्सर्ड नहीं होना चाहिए। फिर आती है बात सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की। इस पे कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है डिस्पैरिटीज को रिमूव करना, यानी कि इनइक्वालिटीज को रिमूव करना। और अगर वेरियस रिपोर्ट्स में ये आया है कि देयर आर अनइक्वल्स अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो क्यों ना उनको सब क्लासिफिकेशन करके प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि एससीज एंड एसटीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप, मतलब सारे एससीज एंड एसटीज को आप एक साथ नहीं गिन सकते। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जितने भी आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 338, 341, 342, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं और इसमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है ऑफ एनी जजमेंट which is related to this topic including इंदिरा स्वाइनी केस।
आगे कोर्ट ने कहा कि वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसीसेस, मतलब प्रेजेंट केस को पुराने केस के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करना, इस बात की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ हो वहां पर हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, क्योंकि संविधान का जो गोल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो चेंजिंग सोशल रियलिटीज को बिना देखे नहीं अचीव किया जा सकता। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं उन्हीं को कोर्ट ने रिपीट किया। कोर्ट ने कहा कि $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लोएस्ट स्ट्राटा तक कैसे पहुंचाया जाए, स्पेशली उन क्लासेस के लिए जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्टेट से इस बात की पावर छीनी नहीं जा सकती कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स पे अपनी पॉलिसीज बनाएं। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर रिजर्वेशन की वजह से इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही हैं विद इन द शेड्यूल कास्ट, तो ये स्टेट का दायित्व बनता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेथड को अपनाए और ये इंश्योर करे कि सिर्फ कुछ ही लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिल रहा हो।